नमस्कार दोस्तों, जीके जी डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज जो है मेरा सेट प्रैक्टिस का 26वां नंबर का क्लास है। ठीक है, तो आप लोग को अगर जरा सा भी अच्छा लगता है तो जो हमें सपोर्ट कीजिए और हमें भी आगे ले जाइए। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है वो मेरा वीडियो अगर चैनल पर जैसे ही चढ़े वैसे ही आपको क्या तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन का रहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, किसमें होता है? गोल्जी काय में या राइबोसोम में या सेंट्रोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? तो ये राइबोसोम में होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रोटीन का क्या होता है? तो संश्लेषण होता है। क्या होता है? संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसको? तो राइबोसोम को। ठीक है, सेंट्रोसोम क्या करता है? तो सेंट्रोसोम जो होता है ये कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? तो कोशिका विभाजन का कार्य करता है। कोशिका विभाजन का कार्य करता है। मतलब क्या कि कोशिका अगर कहीं की मर गई है, जैसे कि चोट लगा कहीं और वहां की कोशिका जो होता है वो मर गई है, तो वहां नया कोशिका बनेगा तभी ना वो अंग काम करेगा। ऐसे तो वो अंग काम नहीं करेगा बिना कोशिका के। तो क्या होगा? तो ये कोशिका विभाजन किसके द्वारा, मतलब नया नया कोशिका कौन बनाता है? तो नया कोशिका जो होता है ये सेंट्रोसोम बनाता है। लेकिन अगर ये सेंट्रोसोम जो होता है वो अगर ज्यादा कोशिका जितना जरूरत है उससे ज्यादा अगर बनाने लग जाए तो क्या होता है? तो यही जो होता है वो कैंसर का रूप ले लेता है और शरीर में जो होता है वो गांठ गांठ सी दिखने लगती है। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर किसी जगह का किसी अंग का कोशिका 5-6 गो मरा है और उसके जगह पर 20 गो आ जाएगा तो क्या होगा? उसको जो है वहां अटैच नहीं हो पाएगा। क्या होगा? अटैच नहीं हो पाएगा, जिससे वो कोशिका जो बचा हुआ कोशिका रहता है वो गांठ के रूप में वहीं पे रह जाता है, जिससे क्या होता है? हमारे बॉडी में गांठ बन जाती है। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ले तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो ये ऊर्जा बनाता है। क्या करता है? तो ये ऊर्जा बनाता है। क्या? तो ये ऊर्जा बनाता है। कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो ये ऊर्जा बनाता है। ठीक है, अब हम गोल्जी काय की बात कर ले। गोल्जी काय कहिए या गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय क्या करता है? तो ये जो है ऊर्जा बनाता है। तो ये ऊर्जा को पहुंचाने के लिए, पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो यही जो है वो गोल्जी काय क्या करता है? तो ये ऊर्जा का परिवहन करता है। क्या करता है? तो ये ऊर्जा का परिवहन करता है। ऊर्जा का परिवहन करता है। कौन? तो ये गोल्जी काय करता है। ऊर्जा का परिवहन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध इनमें से किससे है? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध इनमें से किससे है? क्या? उत्सर्जन, प्रसारण, श्वसन या फिर पाचन रस से? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो ये श्वसन से होता है। किससे होता है? तो ये श्वसन से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का अंदर ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? हमारे कोशिका में, हर एक कोशिका में जो है वो क्या होता है? अनेकों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अलग अलग पदार्थों का काम जो होता है वो अलग अलग होता है। यही पूछ रहा है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? क्या केंद्रक करता है या केंद्रिका या हरित लवक या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो ये क्या करता है? तो हमारे कोशिका में क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। क्या करता है? तो ये ऊर्जा बनाता है 38 एटीपी के रूप में। 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है, जिससे फिर टूट टाट के क्या होता है? ग्लूकोज बनता है, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है? क्या हरित लवक में या माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर केंद्रक या इनमें से सभी? तो ये जो होता है डीएनए कहाँ पाया जाता है पादप कोशिका में? तो ये सभी में पाया जाता है। कहाँ? तो सभी में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कौन सी अंग में लसिका कोशिका बनती है? मानव शरीर
कि कौन सी अंग में लसिका कोशिका बनती है। लसिका कोशिका कहाँ बनती है? तो ये लसिका कोशिका जो होती है वो दीर्घ अस्थि में बनती है। ये लसिका कोशिका जो होता है वो एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है। कैसा होता है? तो तरल चिपचिपा होता है, जो कि ये क्या होता है, आरबीसी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये कोशिका सेल में कहाँ? तो ये आरबीसी या फिर सीधे रक्त सेल कहिए, रक्त ब्लड सेल में पाया जाता है। ब्लड सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लसिका। तो लसिका ये ब्लड सेल में पाया जाता है। और यह क्या करता है? तो ये इसको जो होता है वो पोषण देता है, और जो भी मरी हुई कोशिका ये सब होती है इनको जो है वो वापस लाके बाहर फेंकता है। ठीक है, अगला है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्या डार्विन एवं बैलेस ने, मेंडल एवं मॉर्गन ने, या स्लाइडेन एवं स्वान या टेक्सले ने? तो ये कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान दिए थे। इन्होंने ही पहली बार बता दिया था क्या कि ये कोशिका जो होता है ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। ये बॉडी जो होता है, बॉडी की सबसे छोटी इकाई मतलब क्या? तो ये कोशिका से मिलकर ही हमारा बॉडी बना हुआ है। कोशिका से मिलकर क्या बना हुआ है? तो ये छोटी छोटी कोशिका से मिलकर हमारा बॉडी बना हुआ है। अगला कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है किसमें? अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? क्या पत्ती में, तना में, मूलाग्र में, या फिर तरुण पुष्प कलिकाओं में? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो तरुण पुष्प कलिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? तो ये कोशिका का विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में, या गोल्जी काय में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्वेश्चन जो है अभी जस्ट पहले हम बताए हैं, लेकिन इसका जो है वो रूप बदल करके दिया है क्वेश्चन, है ना। तो ये कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस रूप में होता है? तो ये 38 एटीपी बनाता है। 38 एटीपी बनाता है, एटीपी बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो इन चारों में से किसमें होता है? तो ये जो होता है ये सभी में अधिक होता है। किसमें? तो सभी में जो होता है वो अधिक पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? क्या जीवाणु, कवक, विषाणु, या फिर प्रोटोजुआ? तो हाइड्रोफोबिया रोग जो उत्पन्न होता है वो किसके द्वारा? तो ये जो होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो ये विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। ये जो होता है हाइड्रोफोबिया ये रेबीज वायरस से फैलता है। रेबीज वायरस से फैलता है। और जिसको रेबीज हो गया होता है, रेबीज कैसे होता है? तो कुत्ता के काटने से। तो जिसको रेबीज अगर हो गया ना तो उसको जो होता है वो पानी से डर लगता है। क्या? तो पानी से डर लगता है। ठीक है, अगला है कि सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी इनमें से कौन है? सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? बत्तख, डोडो, ऑस्ट्रिच, या फिर मोर? तो ये जो है सबसे ज्यादा दिन तक कौन है? तो ये ऑस्ट्रिच सबसे ज्यादा दिन तक रहता है। ये क्या होता है? उड़ता नहीं है। उड़ता नहीं है। तो इसको जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में पाया जाता है। और क्या होता है? तो उड़ता नहीं है ना, उड़ता नहीं है। ये बहुत भारी होता है। ठीक है, अगला कार्य है कि गामा किरणें है क्या उच्च ऊर्जा वाले चुंबकीय तरंग, या उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, या निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, या उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन? तो ये गामा किरणें जो होती है वो उच्च ऊर्जा वाले क्या होते हैं? चुंबकीय तरंग होते हैं। इसका प्रयोग जो होता है वो चिकित्सीय उपकरण में किया जाता है। ये गामा किरण का प्रयोग जो होता है वो कहाँ किया जाता है? तो चिकित्सीय उपकरण में, चिकित्सीय उपकरण में किया जाता है। चिकित्सीय उपकरण में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है, मतलब नाभिकीय ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप से किस रूप में होता है। तो ये जो होता है वो नाभिकीय ऊर्जा का परिवर्तन यूरेनियम का अल्फा कण में होता है। किस में होता है? तो यूरेनियम का अल्फा कण में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिन धातुओं को पीट कर पत्थर का रूप दिया जाता है, मतलब पीट पीट के एकदम पतला कर देना, वो क्यों होता है, किसके कारण होता है? लचीला या सुनम्य या तन्य या फिर भुरभुरी, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो होता है वो तन्य कहते हैं। मतलब कि इसको पीटते जाइए, ये एकदम टूटने वाला नहीं है, एकदम नहीं टूटेगा, ये पतला हो जाता है लेकिन टूटता नहीं है। ठीक है, तन्य में जो होता है वो कौन कौन से आ जाते हैं? तो धातु, ये धातु में पूछते थे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सब जो होता है वो तन्यता का उदाहरण माना जाता है, एल्यूमिनियम, क्योंकि ये सब देखते हैं कितना पतला रहता है। अगला है कि निम्न में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? अणु का या मिश्रण का या यौगिक का या फिर तत्व का? किसका जो है वो और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो ये अणु का जो है वो अणु का सबसे, ये पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण, इसलिए जो है वो इससे छोटा और इसको तोड़ के नहीं बनाया जा सकता। पदार्थ का सबसे छोटा कण, सबसे छोटा। अब मिश्रण क्या होता था? दो या दो से अधिक यौगिकों का मिश्रण होता है, और यौगिक जो होता है वो दो तत्वों का मिश्रण होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्प्रेरक क्या, एक उत्प्रेरक है ये क्या करता है? मतलब कि इसका पूछने का मतलब है कि उत्प्रेरक जो होता है इनमें से क्या करता है? क्या रासायनिक प्रतिक्रिया को दर को बढ़ा देता है, या रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा देता है, या फिर घटा या बढ़ा देता है, घटा या बढ़ा देता है, या फिर रासायनिक ना प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को क्या करता है? या तो बढ़ा देता है या फिर घटा देता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के जलीय घोल में नीले, जब कॉपर सल्फेट के जलीय घोल में नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले घोल, कॉपर सल्फेट के जलीय घोल क्या करता है? तो ये नीले लिटमस को क्या करता है? तो ये नीले लिटमस को क्या, तो लाल कर देता है। क्या करता है? तो लाल कर देता है। ये कॉपर सल्फेट का जलीय घोल ये लाल कलर का होता है, तो ये क्या कर देता है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चित्र खींचने में जिस धातु के हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है इनमें से जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है? चित्र खींचने के लिए जो होता है वो किन धातु के हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है? तो ये तांबा या चांदी या सोडियम या फिर कैल्शियम। तो ये चांदी के हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो चित्र खींचने के लिए चांदी के हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। हृदय रोग अगर जिसको हो गया है तो उसको अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? क्या कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन या गंधक या फिर वसा? तो ये जो होता है वो फैटी चीज से उनको बचना चाहिए, फैटी चीज से, और तेल मसाला वाला चीज नहीं खाना चाहिए, और शराब वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो होता है वो हृदय रोग वाले को देखते होंगे कि करेला वगैरह जो होता है वो सब कच्चे खा जाता है ना, उसको बोलता है कि बिना तेल में भुने उसको खाइए आप। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे बनाया जाता है? चूना पत्थर से या जिप्सम से या संगमरमर से या फिर बुझा हुआ चूना से? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे तैयार किया जाता है? तो ये जिप्सम से। किससे? तो ये जिप्सम से तैयार किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2O होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? तो CaSO4 × ½ होता है। और बिना बुझा चूना को क्या कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और संगमरमर का है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? क्या मीथेन या एथिलीन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर एसीटिलीन? तो ये गोबर गैस में जो होता है, गोबर गैस कहिए या फिर बायोगैस कहिए, दोनों एक ही चीज होता है। तो ये गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो ये मीथेन पाया जाता है। इसका फॉर्मूला CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। और इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। CH4 और मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगर मुख लगा दे तो क्या हो जाएगा? मीथेन होगा। लेकिन ये कई गैसों के मिश्रण से बनते हैं। लेकिन ये मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ज्यादातर, मतलब ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचने के लिए छोटे कदम से चलना पड़ता है। जब आप बर्फ पर चलिएगा तो अगर कहीं सरक गए तो क्या होता है? पैर को दबा दबा के चलते हैं। इसी को कहा गया है इसमें कि छोटे कदम से चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बृहत्तम घर्षण के लिए या निम्नतर घर्षण के लिए या फिर बृहत्तर प्रतिक्रिया बल के लिए या निम्नतर प्रतिक्रिया बल के लिए। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो ये बृहत्तम प्रतिक्रिया मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो होता है वो प्रतिक्रिया बल लगे और हम गिरे नहीं और आसानी से धीरे धीरे चल करके अपना बर्फ की एरिया को पार कर ले, है ना। अगला कह रहा है कि एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया बताता है क्या? एम्फीबिया को हम उभयचर भी कहते हैं, जो जल और थल दोनों पर रहता है। तो ये एम्फीबिया जो होता है इसको इसका हिंदी नाम क्या होता है? तो इसको उभयचर के नाम से उभयचर के नाम से जाना जाता है। एम्फीबिया को क्या कहा जाता है? तो ये उभयचर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एम्फीबिया का क्या होता है? जल और स्थल दोनों पर रहने वाले पशु को क्या कहते हैं? एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबिया कहते हैं। तो कहीं उभयचर दे दिया जाएगा आपको और कहीं एम्फीबिया दे दिया जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि ये उभयचर हिंदी नेम है और एम्फीबिया क्या है? तो ये इंग्लिश नेम है। ऐसा कहा जाता है कि उभयचर जो होता है ये सरीसृप तथा मछली वर्ग दोनों के बीच का वर्ग क्या आता है? सरीसृप तथा मछली के बीच का वर्ग का प्राणी है। बीच के वर्ग का मतलब आधा आधा गुण दोनों का मिलता है। बीच के वर्ग का प्राणी है। अगला क्वेश्चन है कि निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है किसके लिए? निकोलस कोपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या दूरबीन के आविष्कार के लिए या ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी? ग्रह जो होता है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी। ऐसा किसने कहा था? तो ये ऐसा जो है वो कि ये निकोलस कोपरनिकस ने बोले थे। किसने बोले थे? तो ये निकोलस कोपरनिकस ने बोले थे। अब दूरबीन की बात कर लेते हैं तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने। ठीक है, तो आज का 25 क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया है। तो आप लोग को मेरा सेशन अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज हमें भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और एग्जाम में जो है वो बहुत कम टाइम बचा है, लगभग जो है वो 2 महीना से भी कम टाइम है। तो आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से सेट वगैरह मारिए और देखिए कि कितना नंबर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ताकि कितना किस विषय पर जो है किस सब्जेक्ट पर हमको कितना और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आज यहीं तक। जय हिंद।